नमस्कार मित्रों। ब्रह्मराक्षस की पिछले वीडियो में हमने देखा कि ब्रह्मराक्षस मारा जाता है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। और आगे की कविता के बारे में हम देखें तो ब्रह्मराक्षस के बारे में सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो मुक्तिबोध ने अपनी कविता में ब्रह्मराक्षस को एक मिथक के तौर पर प्रयोग किया है। ब्रह्मराक्षस का जो साधारण सा अर्थ है वह यह है कि कोई ब्राह्मण जब अकाल मृत्यु, असमय मृत्यु प्राप्त करता है तो वह ब्रह्मराक्षस हो जाता है, उसकी बेचैन आत्मा घूमती होती है। यह एक मिथक है। इसी मिथक को केंद्र में रखकर मुक्तिबोध ने इस कविता की रचना की है। इस मिथक को मुक्तिबोध ने ज्ञान और बेचैनी की उत्तेजना के साथ ब्रह्मराक्षस को मूर्त रूप दिया है। ब्रह्मराक्षस अज्ञान और अनभिज्ञता के राक्षस के विरुद्ध ज्ञान का राक्षस है। वह ज्ञान के लिए तड़पता है और ज्ञान के लिए ही पूरे जीवन छटपटाता हुआ एक अंधेरी बावड़ी में मृत्यु का शिकार होता है, जो कि पिछले वीडियो की कविताओं की व्याख्या के दौरान हमने देखा। अगला हिस्सा जहां से हमने वीडियो को रोका हुआ था वो था व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा, प्रासाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियां, चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत, तर्क संगत, कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए। उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों, सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। आप देखेंगे कि अब कवि इस कविता में ब्रह्मराक्षस की मृत्यु के बाद उसके बारे में बताता है और कहता है कि उसका व्यक्तित्व कोमल स्फटिक प्रासाद सा, पत्थरों की शिला से बने हुए प्रासाद भव्य महल की तरह था। प्रासाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियां, और उसमें भटकता हुआ उसकी सीढ़ियों पर चढ़ता उतरता ब्रह्मराक्षस बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रह्मराक्षस का उस अंधेरी बावड़ी और उस सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना वो आत्म मुक्ति का प्रयास देखा जा सकता है। वह अपने व्यक्तित्व के जो अंतर्विरोध थे, अपने ही व्यवहार और विचार में जो विरोध उसे दिखाई देते थे, उनसे मुक्ति चाहता था वह, और इसी मुक्ति के प्रयास में वह मारा जाता है। आगे देखेंगे कविता को कि वे भाव संगत, तर्क संगत, कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए। वो पूरे जीवन आत्ममुक्ति के प्रयास में भाव संगत, तर्क संगत, कार्य सामंजस्य योजित, कार्य के सामंजस्य, तर्क के सामंजस्य और भाव संगत होने के प्रयासों में उलझा रहा। हम उसके समीकरणों को छोड़ दें, हम उसके उलझन के बिंदुओं को छोड़ दें, क्योंकि वो उस मुक्ति के लिए सब पंडितों, सब चिंतकों के पास एक गुरु प्राप्त करना चाहता था। वह चाहता था कि कोई ऐसा गुरु मिले जो उसके कार्य और विचार, भाव और तर्क सभी में सामंजस्य पैदा कर दे, क्योंकि वो आत्म मुक्ति चाहता था, अपने विचारों के संघर्ष से मुक्ति चाहता था, और इसके लिए वह हर संभव प्रयास उसने किया जिससे वह मुक्ति प्राप्त हो सकती थी। किंतु युग बदला व आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय मन, और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। वह चाहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उसे मुक्ति दिलाए, जो उसके विचार और कार्य में सामंजस्य पैदा करे, किंतु ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल और कठिन था, क्योंकि युग बदला व आया कीर्ति व्यवसायी। युग बदल गया और कीर्ति का व्यवसायी, धन से कीर्ति प्राप्त करने वाला, यश प्राप्त करने वाला दौर आ गया। लाभकारी कार्य में से धन, हर कार्य से धन उपजाना, यानी आप समझ सकते हैं कि पूंजीवाद के को प्रश्रय देने वाली, पूंजीवाद को बढ़ावा देने का एक युग तैयार हो चुका था। और जहां अंतःकरण यानी अंतरात्मा की सत्यता का कोई जगह नहीं था,
सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। आत्मचेतस, किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन। मुक्तिबोध जिस ब्रह्म राक्षस की रचना करते हैं इस कविता में, मिथक के माध्यम से एक फैंटेसी गढ़ते हैं, उसमें उसका व्यक्तित्व है कि वो आत्मचेतस है, किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन। उसके विचारों में, उसके व्यवहारों में एक अनबन सी मची थी। वो आत्मचेतस था, किंतु बाहर की दुनिया से तालमेल नहीं बिठा सकता था। विश्वचेतस बेबनाव, यानी वो आत्मचेतस था लेकिन विश्व की चेतना की उसकी दृष्टि बेबनाव थी। उसके पास कोई रूपरेखा नहीं थी कि पूरे विश्व को चेतस बना सके, चेतना प्रदान कर सके, और इसी उलझन में वो हमेशा विषादाकुल बना रहा। आगे कवि इस कविता में कहता है कि मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता। कविता में कवि ब्रह्म राक्षस के पक्ष से यह बात लिखता है कि यदि मैं उससे मिल पाता, काश उस ब्रह्म राक्षस से मेरी मुलाकात संभव हो पाती, तो उसकी व्यथा को मैं स्वयं जीता, उसके अंतर्विरोध, उसके आत्मसंघर्ष को मैं स्वयं जीता और उसे बताता कि वो कितना मूल्यवान था, उसकी कितनी महत्ता थी इस युग में। वह उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। वह चाहता है कि अगर ब्रह्म राक्षस से उसकी मुलाकात हो जाती, मिलन हो पाता, तो वह बताता कि हम सरीखों के लिए, हम जैसों के लिए उसका महत्व क्या था, उसकी निश्चल आत्मा और शुद्ध अंतःकरण का महत्व क्या है, वह उन्हें बताता। ब्रह्म राक्षस को पाप योनि का कोई व्यक्ति या आत्मा नहीं मानता है कवि। वह उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है और हमेशा उसके पक्ष में खड़ा होकर बताता है कि पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। जिस नीच ट्रेजेडी की वजह से ब्रह्म राक्षस की मृत्यु होती है, उसके बारे में वो कहता है कि पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच। वो बाहरी और भीतरी दो कठिन पाट कौन से थे? एक अंतःकरण और एक बाहर की दुनिया। इन दोनों के बीच जो द्वंद्व था उसके मन में, मन चाहता था समाजवादी आदर्शों को, समानता, बराबरी के भावों को विकसित करना, और बाहर की दुनिया में गैर बराबरी और पूंजीवाद का बढ़ावा। ऐसी अंतर्द्वंद में वो पिसता रहता है, यानी उसके भीतर विचार है, संवेदना है, लेकिन बाहर अर्थ यानी पूंजी का प्रभाव है। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। बहुत बावड़ी जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि बावड़ी उसका मन और वह परिस्थिति जिसमें वह उलझा रहता है, और पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा। अपने आप को मुक्ति के प्रयास में जो भी क्रियाएं करता है उसे पागल प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया गया। वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा, अपने आप को मुक्ति के सारे रास्ते दिखाता रहा, लेकिन वह उससे मुक्त नहीं हो पाता और मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया, और उसकी मृत्यु ऐसे हुई जैसे किसी झाड़ी में उलझा हुआ मरा हुआ पक्षी पड़ा रहता है। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यह क्यों हुआ? क्यों यह हुआ? कवि ब्रह्म राक्षस के पक्ष से यह प्रश्न करता है कि यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ कि वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। वह जो उसके अंदर प्रकाश था, जो उसके भीतर चेतना थी, मुक्ति के सारे प्रयास थे, वो अनजानी सदा को सो गई, और उसकी मृत्यु एक ट्रेजेडी ही दिखाई पड़ती है कविता में। और आगे कवि कहता है कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर्शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, यानी कवि चाहता है कि उसका सजल उर्शिष्य, बनावटी नहीं, यानी उसके उद्देश्यों की, जो उसके उद्देश्य थे उसकी पूर्ति के लिए उसका शिष्य बनता, और उसके सारे अधूरे कार्यों को, उसकी वेदना के जो भी स्रोत थे संगत, पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सकूं।
उसके सारे मंतव्यों को, उसके मुक्ति के सारे प्रयासों को और दुनिया से तालमेल न बिठा पाने की उसकी पीड़ा को मैं एक सही निष्कर्षों तक पहुंचा सकता। इस तरह आप देखेंगे कि ब्रह्म राक्षस कविता में एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति की चेतना को व्यक्त किया गया है कि अपने विचारों में वह आदर्शवादी होना चाहता है, बराबरी चाहता है, किंतु बाहर की दुनिया में जो भी गैर बराबरी, असमानता दिखाई पड़ती है उनसे वह लड़ पाने में असमर्थ होता है और भीतर ही भीतर निराशा, कुंठा, भय इत्यादि से जूझता हुआ अपने आदर्शों को, अपने मूल्यों को हताहत कर लेता है, मार डालता है और उसी अपने भीतर के मूल्यों को मारने के पाप बोध में वो हमेशा जीता रहता है और इस तरह के जीने में भी उसकी मृत्यु छिपी होती है। तो आज आप सुन रहे थे मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया हुआ है, आप सभी उसे सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।